आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की। हिंदी जगत कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। नमस्कार। शहर क्या देखें कि हर मंजर में जाले पड़ गए। शहर क्या देखें कि हर मंजर में जाले पड़ गए। ऐसी गर्मी है कि पीले फूल काले पड़ गए। राहत इंदौरी के इन शब्दों के साथ शुरू करते हैं गर्मियों की बात। जी हाँ दोस्तों, गर्मी का मौसम है और ये एक ऐसा समय होता है जब न दिन को चैन होता है न रात को सुकून होता है। तेज चिलचिलाती धूप, गर्म हवाएं और टपकता पसीना, सब कुछ मिलाकर मुश्किल हो जाता है जीना। पर हमारे स्वस्थ जीवन के लिए ये गर्मी का मौसम भी बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। प्रकृति के चक्र का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र, पर्यावरण, मानव और पशु जीवन में संतुलन बनाए रखता है। पेड़ पौधों और फसलों की वृद्धि के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। इस गर्मी से हम परेशान तो होते हैं, पर इसके भी अपने मज़े हैं और अपने फ़ायदे हैं। गर्मियाँ आती हैं तभी तो स्कूलों में छुट्टी होती है, और जब स्कूलों में छुट्टी होती है तभी तो हम घूमने जा पाते हैं, पहाड़ों पर बर्फ़ के मज़े ले पाते हैं, नानी के घर जा पाते हैं, और तो और रसीले फलों का आनंद भी उठा पाते हैं। आम, तरबूज, खरबूजा, लीची, बेल, इनके सेवन से हमारे शरीर को कई फ़ायदे मिलते हैं। इस गर्मी से, तपिश से हमें पसीना आता है, जिससे हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। एक फ़ायदा और भी है इस मौसम का, वो ये कि गर्मियों में भूख कम लगती है, तो हम अपना वज़न आसानी से कम कर सकते हैं। पर हाँ, ये बात पूरी तरह निर्भर आप पर करती है कि आप भूख लगने पर ही खाते हैं या स्वाद के मारे कभी भी खा लेते हैं। तो ऐसा करेंगे तो किसी भी मौसम में पतला होना मुश्किल है। गर्मियों में थोड़ा कम खाएं और हल्का भोजन लें ताकि आपका पाचन तंत्र सही बना रहे। कोशिश करें कि दिन भर में हम 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। साथ ही फलों का रस, नारियल पानी, नींबू का पानी, बेल का शरबत, छाछ, ये सब पिएं ताकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। और जितना हो सके तले हुए खाने से, भुने हुए खाने से बचें। इसे सर्दियों के लिए बचा कर रखें, क्योंकि ईश्वर की जो प्लानिंग है वो इसी के अनुसार है। इसलिए गर्मी के मौसम में सब्जियां आती हैं, लौकी, तुरई, भिंडी, जो हल्की होती हैं और पचने में भी आसान होती हैं। सलाद भी कोशिश करें कि आपके खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हो। और जब भी दोपहर में हम बाहर जाएं तो पानी पी कर निकलें, साथ ही पानी की एक बोतल लेकर निकलें। छाता लें या फिर टोपी लगाएं और हल्के और सूती कपड़े पहनें ताकि हम गर्मी से बच सकें। और हाँ, नींद का भी पूरा ध्यान रखें, अच्छे से नींद लें ताकि हम स्वस्थ रहें और चिड़चिड़ाहट ना हो, क्योंकि गर्मी के मारे हमें चिड़चिड़ाहट थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। तो थोड़ी समझदारी और थोड़ी सूझबूझ से आप और हम इस गर्मी में भी स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। और दोस्तों, आइए अब हिंदी जगत कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं नीलम कुलश्रेष्ठ को। आपकी वार्ता का विषय है कथेतर गद्य की बढ़ती लोकप्रियता। आप सबको नमस्कार। मैं नीलम कुलश्रेष्ठ। इस वर्ष जो है एक ऐतिहासिक साहित्यिक घटना घटी है, और वो है सुप्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया जी। उनको अपनी कथेतर गद्य की पुस्तक जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, कथेतर गद्य को भी प्रतिष्ठा मिली है। तो क्यों ना हम इसी विषय पर चर्चा करें कि ये लोकप्रिय हो रहा है, ये हमें पता है, तो क्यों लोकप्रिय हो रहा है। आपने सुना ही होगा, ट्रुथ इज मोर स्ट्रेंज देन फिक्शन। जी हाँ, कुछ ऐसे सच होते हैं यदि हम कहानी उपन्यास में पढ़ें तो हमको विश्वास नहीं होगा बिल्कुल। कभी आप विश्वास कर सकते हैं कि एक 10-12 साल का बच्चा, दुबला पतला बच्चा है गरीब घर का, और वो फैक्ट्री की चिमनी जो होती है उसमें अंदर घुसकर उसकी कालिक साफ करता था, और वो ही बच्चा आगे होकर लीलाधर बंडोई जी बना। इनका नाम मैं क्यों ले रही हूं, आप
इस बात पे विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके जो आत्मकथा आई है जब से मैंने होश संभाला, उसमें ये लिखा हुआ है तो लोग विश्वास करेंगे। और प्रसार भारती हमारे देश का गौरव है, उसके भी आकाशवाणी केंद्र में बैठी हूँ, तो लीलाधर मंडोई जी इसके महानिदेशक रहे हैं और प्रसार भारती के सदस्य भी रहे हैं। तो उनकी इस आत्मकथा को पढ़ना एक अद्भुत अनुभव है। ऐसी उनकी दूसरी किताब है राग सतपुड़ा। उसमें उन्होंने जंगल का वर्णन किया है कि उनका गांव था, वो जंगल में ही था। उनकी माँ ने बहुत सी जड़ी बूटियां का परिचय उन्हें दिया। तो आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई गवई शहर में आ जाता है ना, उज्जवक सा सब देखता रहता है, अरे ये क्या है, ये क्या है। तो उस पुस्तक में भी ऐसे ही लगता है हमें, पौधे, वनस्पति, पेड़ या छोटे छोटे जानवर से लेके बड़े जानवर के जो वर्णन है, उनको मतलब आप देखकर ना चकित रह जाते हैं। तो मेरा अभिमत है कि हम जो हैं किसी पर विश्वास करना भूल गए हैं। आज की दुनिया ऐसी है, हर दूसरा या तीसरा आदमी या तो धोखा देता है या झूठ बोलता नजर आता है, बिना बात के लिए झूठ। तो ऐसे में हमारी आत्मा जो है सच के लिए अकुलाती रहती है। तो उस सच को पाने की राह जो है कथेतर गद तक पहुंचती है। और अब यह कथेतर गद जो है कहानी उपन्यास से कुछ भी जो गद्य में लिखा जा रहा हो वो कथेतर गद है। अब उसमें आत्मकथा भी हो सकती है, सर्वे, रिपोर्टाज, पत्र लेखन, लेख, डायरी या पत्रनुमा लेखन, साक्षात्कार भी हो सकता है। ये कथेतर की बहुत सारी शाखाएं समझ लीजिए। तो अब नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी का तो पत्र व्यवहार बड़ा प्रसिद्ध रहा है और लोग अब इस दुनिया में पत्र लिखना ही भूल गए हैं। हम लोग ईमेल, व्हाट्सएप से काम चलाते हैं। ऐसे में स्वर्गीय विजय तिवारी जी हैं भुवनेश्वर के, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने 2 पत्रों का संकलन निकाला है, किताब। एक तो उनके जीते जी प्रकाशित हो गया, दूसरा वो अब है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां कभी आर्काइव में जाएं तो देख सके कि पत्र विधा क्या होती थी। और रेखा चित्र भी जो होते हैं, महादेवी वर्मा जी के रेखा चित्र बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तो अब गीता श्री हैं दिल्ली की सुप्रसिद्ध लेखिका, तो उन्होंने रेखा चित्र जो है माँ, दादी, नानी, अलग अलग लेखिकाओं के अनुभवों के उसका संपादित कर पुस्तक प्रकाशित की थी। और आप सब पूछेंगे संस्मरण और रेखा चित्र में क्या फर्क है? तो संस्मरण वो होता है कि जो आप किसी भी याद को, किसी भी चीज, किसी भी स्थान, किसी भी व्यक्ति का आप लिख सकते हैं, लेकिन जो आपसे जुड़े व्यक्ति हैं, आपके नजदीकी व्यक्ति, उनके बारे में लिखेंगे तो वो रेखा चित्र कहलाएगा। तो चलिए आत्मकथा से ही बात आरंभ करती हूं मैं। सबसे पहली पुरुष ने आत्मकथा जो लिखी थी 1650 में, बनारसी दास जी ने। तो ये नहीं है कि कथेतर गद अभी लिखा या पढ़ा जा रहा है, बहुत दिनों से रचा जाता रहा है और लोग पढ़ते रहे हैं। और बहनाबाई थी संत कवित्री, वो जो संत तुकाराम की शिष्या थी, उन्होंने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी 1770 में, समझ लीजिए। तो जिसे रेव जस्टिन एबट ने मराठी से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो उन्होंने एक बात लिखी थी, मैं स्त्री होने के कारण अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाती। वेद उच्च स्वर में घोषणा करते हैं, पुराण चीख चीख कर कहते हैं कि स्त्री से कुछ भी शुभ सृजित नहीं होता। मुझे आश्चर्य है कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या अपराध किया था कि इस जन्म में मैं परमात्मा से अलग रखी जाऊं। मेरा शरीर मनुष्य का है परंतु आकृति स्त्री की। तो आप समझिए 200 वर्ष पहले जो सत्य लिखा गया था कथेतर गद में, वो आज भी उतना ही निर्विवाद सत्य है। ये बात अलग है कि नारीवादी और नारी संस्थाओं की वजह से आज स्थितियां बदलती जा रही हैं। साहित्य अकादमी ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी, भारतीय नारियों के पदचिन्ह, जो कि डॉक्टर रंजना हरीश की अंग्रेजी की पुस्तक से अनुवाद उसका हुआ था और बहना भाई की आत्मकथा उसी में थी। तो उनकी आत्मकथा से लेकर इंदिरा गोस्वामी, फूलन देवी तक की उसमें आत्मकथाएं थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि 20वीं सदी में कमला दास की माई स्टोरी एंड अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट बहुत सुप्रसिद्ध कथाएं रही हैं, आत्मकथाएं रही हैं। और इस वर्ष जो है बहुत से कथेतर गद की पुस्तकें प्रकाशित हुई। मैं उन पर न जाकर मैं अपने गुजरात की बात करना चाहूंगी। सन 2024-2025 में
5 पुस्तकें हमारी गुजरात से आई हैं, और वो भी जिसे माइलस्टोन पुस्तकें कहा जाता है वो हैं। 2 तो मल्लिका मुखर्जी की है, जिस पर एक पर बात हो चुकी है यहाँ स्टूडियो में, और एक है डॉक्टर ख्याति पुरोहित की, जिन्होंने लिखा है मिथिलांचल मुझ में बस गया है। तो उसमें जहां सीता का जन्म हुआ था बिहार में, और वहां से लेकर नेपाल राजमहल तक की यात्रा का उसमें वर्णन है। और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सीतामढ़ी का जहां जन्म हुआ सीता का, उसका पुनरुद्धार अयोध्या के मंदिर की तरह आवश्यक हो गया है। तो उसमें बहुत बीच में बहुत सारे स्थानों के वर्णन है, वो नहीं बताना चाह रही। कथेतर गत से एक जो महत्वपूर्ण बात ये आई है कि राजा जनक के महल नेपाल में आज भी राम का उसी तिथि पर विवाह होता है, राम और सीता का। और राम जो है यानी कि एक लड़का अयोध्या से विवाह करने वहां आता है। अब क्या है, मेरी जो एक किताब थी मैंने जो संपादित की है थी जीवन की कुछ झिलमिलाती कुछ चुभती यादें। इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि हमारी मीटिंग हो रही थी, तो उसमें लोग रचना की जगह अपने संस्मरण पढ़ने लग गए। किसी ने चाइल्ड अब्यूज पढ़ा, और एक महिला ने कहा कि उसके बच्चा नहीं हो रहा था, बरसों तक बच्चा नहीं हुआ, बाद में बेटी हुई। तो उसने कहा कि मेरी सास कर्नल की वाइफ ताना मारती थी कि मैंने बेटा पैदा किया है और इसलिए तेरी शादी हुई है। सोचिए ये कैसी कैसी सच्चाइयां हमारे सामने आ रही हैं। और इसके बाद कविता पंत हैं, उनके माँ की मृत्यु कैंसर से हो चुकी थी, और वो पिता को भी उनके कैंसर है। तो जिस पीड़ा से गुजर रही हैं उस पर उन्होंने संस्मरण लिखा है। डॉक्टर नैना डीलीवाला, उनकी बहन डिफरेंटली एबल थी बचपन से, उनकी मृत्यु तक जो भी उन्होंने तकलीफें सही हैं वो सब उन्होंने लिखा हुआ है। और सुधा जी ने लिखा है सास बहू की तकरार पर। डॉक्टर मीरा राम निवास हैं जो रिटायर्ड एडीजी ऑफ पुलिस रही हैं, तो इनका एक संस्मरण बहुत ही दिलचस्प है। तो गॉड मदर फिल्म आई थी जिसमें शबाना आजमी ने संतोष जाडेजा का रोल किया था। तो संतोष जाडेजा पोरबंदर की एमएलए थी और बड़ी डॉन स्त्री थी वो। तो जब उनकी पोस्टिंग हुई थी तो वो मीरा जी पोरबंदर जा रही थी। जैसी पोरबंदर की सीमा शुरू हुई वहां पे बोर्ड लगा था कि यहां पर भारत सरकार की सीमा समाप्त होती है। सोचिए, तो ऐसी महिला से मीरा जी टकरा गई थी। उनका शिप पर कंसाइनमेंट कोई आ रहा था स्मगलिंग का, तो ये अपने ग्रुप के साथ रस्सी से उस पर चढ़ी, उस माल जब्त किया, उसको जेल में डाला। लेकिन वही होता है, वो वहां की दमदार डॉन थी, तो फिर वो तो जेल से बाहर और मीरा जी जो है शहर से बाहर हो गई थी। और दूसरी मेंबर है डॉक्टर अंजना संधीर, एक जाना पहचाना नाम है। सन 1998 में न्यू जर्सी की यूनिवर्सिटी में आप हिंदी पढ़ाती थी, तो वहां के बच्चे हिंदी समझ ही नहीं पाते थे। तब उन्होंने एक नायाब तरीका निकाला, उन्होंने फिल्मी गीतों से हिंदी और उसकी व्याकरण पढ़ानी शुरू की। आप समझ लीजिए विश्व में ही पहला प्रयोग था हिंदी को लेकर। फिर जो उनके गीतों की और उनके पढ़ाने की व्याकरण की जो सीडी बनाई गई, वो 10,000 पुस्तकें प्रकाशित की गई थी। और अंजना संधीर ने वो रॉयल्टी लेने से इनकार कर दिया था कि मैं अपनी मातृभूमि का कर्ज चुका रही हूँ। डॉक्टर नियति सप्रे हैं, उन्होंने भी हमें विस्मय में डाल दिया था कथेतर गत के कारण। आज जो आप मिडिल ईस्ट की हालत देख रहे हैं, तो उन्होंने एक संस्मरण लिखा था क्योंकि वो 5 साल इराक में रही थी, कि कभी इराक को पैराडाइज ऑफ द मिडिल ईस्ट कहा जाता था। हम आज विश्वास कर सकते हैं उसकी हालत देख के। और इस पुस्तक में 3 संस्मरण तो यूएस पर हैं और बाकी मेरा थाईलैंड पे है। और एक जो है डॉक्टर प्रभा मजुमदार है, उन्होंने लिखा है उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट जहां टाइटैनिक शिप डूबा था, उसमें एक पीस वॉल्स बनाई है जिसे उन्होंने प्रोटेस्टेंट व ब्रिटेन के युद्ध के कारण शांति की जहर लिखा है उस दीवार को। इतिहास व मानवता के पड़ताल करता ये महत्वपूर्ण संस्मरण है, क्योंकि प्रोटेस्टेंट और दूसरे उनमें कैथोलिक में लड़ाई होती रहती है हमेशा, तो उन्होंने शांति की जहर इसको दीवार लिखा है। तो ये सब बातें हमारे उसमें संस्मरण में आई हैं। मल्लिका मुखर्जी की किताब का तो वैसे यहाँ चर्चा हो चुकी है कि उनका बेटा जो है एस्पर्जन सिंड्रोम का शिकार था, जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम
डिसऑर्डर में का हिस्सा होता है। तो वो जब 37 साल का हो गया तब उसे पता लगा कि मेरी जो कमियां हैं, मैं दुर्व्यवहार करता हूँ लोगों से, उसका ये कारण है। तो उसका साइकेट्रिस्ट से इलाज कराया गया। तो वो आज जो है उसमें प्रोजेक्ट में काम करता है। तो ये सब जो कथेतर गद्य हैं वो लोगों को शिक्षा देने के लिए हैं। और मैं एक आपको बहुत अच्छी बात बता रही हूँ, हमारे गुजरात से ये एक महत्वपूर्ण काम हुआ है कि मुझे भी नहीं पता था कि हिंदी में शायद ये पहली किताब है जिसमें कि अलग अलग लोगों के संस्मरण आए हैं, जो मैंने संपादित की थी अपने ही विचार से। दूसरी मेरी पुस्तक जो है साक्षात्कार की, वो है गुजरात के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रेरक व्यक्तित्व। वो ऐसा था कि मैं बड़ौदा में मेरा जीवन गुजरा है, तो मैं बड़ौदा को सिटी ऑफ द इंटरनेशनल सोल्स कहती हूँ। तो उसमें 9 लोगों के ऐसे इंटरव्यू हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। 3 उसमें अहमदाबाद से हैं। और आपको खुशखबरी ये और बता रही हूँ कि हिंदी की पहली पुस्तक नहीं है, डॉक्टर उषा उपाध्याय जी से मेरी मुलाकात हुई थी। गुजराती में भी अभी तक ऐसी पुस्तक नहीं आई है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि गुजरात से हमारे इतना अच्छा काम हुआ है। अब जो है, जब कथेतर गद्य सब जगह लोकप्रिय हो रहा है तो हमारा सोशल मीडिया कैसे छूट सकता है कि उसमें अपनी वो कथेतर गद्य में सीरीज प्रकाशित कर करके आगे अपना काम बढ़ा रहे हैं और लोग उसे बड़े चाव से पढ़ते हैं। डॉक्टर वीना विज हैं, जो कश्मीर में उनके हस्बैंड का होटल था, तो वो मतलब बड़ी वरिष्ठ है। तो उस समय यंग एज में वहाँ फिल्मों की शूटिंग बहुत होती थी, तो वो सारे एक्ट्रेस वगैरह आते थे, उनके संस्मरण उन्होंने सीरीज निकाली। तो उनकी 2 पुस्तकें भी अब संस्मरण की आ चुकी हैं। ऐसे ही रश्मि रवीजा हैं, उन्होंने चिड़ियों के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। तो कथेतर गद्य हमको हमारी बहुत सारी हमारा ज्ञान बढ़ा रहा है। धन्यवाद। कथेतर गद्य की बढ़ती लोकप्रियता, इसी विषय पर अभी आप सुन रहे थे नीलम कुलश्रेष्ठ की ये वार्ता। हिंदी जगत कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं सुविधा पंडित की कुछ रचनाएं। नमस्कार श्रोताओं, मैं सुविधा पंडित आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ कुछ गीत गजल लेकर। सबसे पहले मैं एक गजल आपके समक्ष पेश करना चाहती हूँ, जिसमें मैंने जीवन में जो विरोधाभास महसूस किया कि जो कुछ दिखाई देता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है, यही सब कहने की कोशिश कर रही हूँ। गजल आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। गजल तहत में पढ़ना चाहूंगी। अर्ज करती हूँ। जिनके होठों पे हमको शरारत मिली, जिनके होठों पे हमको शरारत मिली, उनके अंदर तो गम की इमारत मिली। जिनके होठों पे हमको शरारत मिली, उनके अंदर तो गम की इमारत मिली। जिसने छीना है दिल का ये चैनो सुकून, जिसने छीना है दिल का ये चैनो सुकून, देखा उसको ही जो अब तो राहत मिली। जिसने छीना है दिल का ये चैनो सुकून, देखा उसको ही जो अब तो राहत मिली। गुनगुनाते जो नगमे नहीं इश्क के, गुनगुनाते जो नगमे नहीं इश्क के, उनके दिल में ही महफूज चाहत मिली। गुनगुनाते जो नगमे नहीं इश्क के, उनके दिल में ही महफूज चाहत मिली। मीठा मीठा जो बोले मधुर सा बड़ा, मीठा मीठा जो बोले मधुर सा बड़ा, उनकी पलकों में हमको तो नफरत मिली। मीठा मीठा जो बोले मधुर सा बड़ा, उनकी पलकों में हमको तो नफरत मिली। जिनके मुंह में है राम और बगल में छुरी, जिनके मुंह में है राम और बगल में छुरी, दोस्ती में भी ऐसी अदावत मिली। जिनके मुंह में है राम और बगल में छुरी, दोस्ती में भी ऐसी अदावत मिली। लोगों से ही जो रहते घिरे हों सदा, लोगों से ही जो रहते घिरे हों सदा, उनके जीवन में खुशियां भी आहत मिली। लोगों से ही जो रहते घिरे हों सदा, उनके जीवन में खुशियां भी आहत मिली। हमको पहली नजर में बुरे जो मिले,
हमको पहली नजर में बुरे जो मिले, उनको समझा तो उनमें शराफत मिली। हमको पहली नजर में बुरे जो मिले, उनको समझा तो उनमें शराफत मिली। और आखिरी शेर, जो कि बाहर से लगते थे सबको कड़क, जो कि बाहर से लगते थे सबको कड़क, दिल में झांका तो उनके नजाकत मिली। जो कि बाहर से लगते थे सबको कड़क, दिल में झांका तो उनके नजाकत मिली। जिसने छीना है दिल का ये चैनो सुकून, देखा उसको ही जो अब तो राहत मिली। और एक गजल और आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं, कुछ प्यार मोहब्बत की बात करने की कोशिश करती हूं। एक मतला और चंद शेर। कि तेरे दिल में रहने की इजाजत चाहते हैं हम, कि तेरे दिल में रहने की इजाजत चाहते हैं हम, अब अपने इश्क पे तेरी इनायत चाहते हैं हम। कि तेरे दिल में रहने की इजाजत चाहते हैं हम, अब अपने इश्क पे तेरी इनायत चाहते हैं हम। कि हर हद को भुलाने की हिमाकत चाहते हैं हम, हिमाकत यानी गुस्ताखी। कि हर हद को भुलाने की हिमाकत चाहते हैं हम, कि तुम हो रब हमारे अब, कि तुम हो रब हमारे अब, इबादत चाहते हैं हम। भले ही दूर हो हमसे ख्यालों में बसे हो तुम, भले ही दूर हो हमसे ख्यालों में बसे हो तुम, कि जैसी मेरी आदत है, कि जैसी मेरी आदत है, तुम्हारी चाहते हैं हम। हवाओं से कहा हमने महक तेरी वो ले आए, हवाओं से कहा हमने महक तेरी वो ले आए, तेरी खुशबू तेरी उल्फत मोहब्बत चाहते हैं हम। हवाओं से कहा हमने महक तेरी वो ले आए, तेरी खुशबू तेरी उल्फत मोहब्बत चाहते हैं हम। और आखिरी शेर, कि जब मोहब्बत परवान चढ़ती है, जब प्रेम चरम सीमा पर पहुंचता है, तो व्यक्ति में कैसे समर्पण भाव होता है, कैसे उत्सर्ग की भावना होती है, उसका प्रेम कितना पवित्र होता है, कहने की कोशिश करती हूं। अगर मिलना हो नामुमकिन कभी इस जिंदगी में, तो अगर मिलना हो नामुमकिन कभी इस जिंदगी में, तो मंजर आखिरी आए, तो मंजर आखिरी आए, कयामत चाहते हैं हम। अगर मिलना हो नामुमकिन कभी इस जिंदगी में, तो ऐसे हाल में सुविधा कयामत चाहते हैं हम। और इसी श्रृंखला की अगली कड़ी में एक आजाद नज्म आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूं। बेवफाई। तिरछी नजर से दिल पे रुआब कर गए, तिरछी नजर से दिल पे रुआब कर गए, पहली छुअन से महका के गुलाब कर गए। तिरछी नजर से दिल पे रुआब कर गए, पहली छुअन से महका के गुलाब कर गए। और बेहिसाब मोहब्बत करते हैं जिनसे, बेहिसाब मोहब्बत करते हैं जिनसे, बेवफाई कर मोहब्बत का हिसाब कर गए। बेहिसाब मोहब्बत करते हैं जिनसे, बेवफाई कर मोहब्बत का हिसाब कर गए। सोचते हैं हम उनके से हो जाएं, सोचते हैं हम उनके से हो जाएं, पर खुद के नाम वो ये खिताब कर गए। बेवफाई का हुनर इंसान सीख पाए, बेवफाई का हुनर इंसान सीख पाए, दास्ताने गम की वो किताब कर गए। नापाक इरादे तो दिल में थे उनके, नापाक इरादे तो दिल में थे उनके, तोहमतों से वो उन पे हिजाब कर गए। और दुनिया में क्यों इतना वही याद आए, दुनिया में क्यों इतना वही याद आए, जो दुनिया मेरी खराब कर गए। बेहिसाब मोहब्बत करते हैं जिनसे, बेवफाई कर मोहब्बत का हिसाब कर गए। और एक आजाद नज्म आप तक पहुंचाने की और कोशिश करना चाहती हूं। हम सब की जिंदगी में कुछ न कुछ शिकायतें होती हैं, और शिकायतें जिंदगी से न भी हो तो हैरानियां होती हैं। कोशिश करती हूं कहने की। जिंदगी पर मुकदमा। मरने के बाद मैं जिंदगी पर मुकदमा करूंगी, मरने के बाद मैं जिंदगी पर मुकदमा करूंगी, हर बार मिलके बिछड़ती क्यों थी फैसला करूंगी।
मर मर के जीने पे क्यों किया मजबूर, मर मर के जीने पे क्यों किया मजबूर, पूछने का बेशक मैं हौसला करूंगी। न कि हुक्मरां की जी हजूरी, न काम में सीना जोरी, न कि हुक्मरां की जी हजूरी, न काम में सीना जोरी, क्या इसीलिए मिली अदावत, बेनकाब ये अफसाना करूंगी। न कि हुक्मरां की जी हजूरी, न काम में सीना जोरी, क्या इसीलिए मिली अदावत, बेनकाब ये अफसाना करूंगी। गर दूसरा मौका भी दे मुझे जिंदगी, गर दूसरा मौका भी दे मुझे जिंदगी, चाटुकारी का कभी नहीं फसाना करूंगी। गद्दारों की चरण वंदना न की है न करूंगी, गद्दारों की चरण वंदना न की है न करूंगी, हर जन्म उनसे खिलाफत का तराना करूंगी। नाम मेरा जगमगाए, नाम मेरा जगमगाए या मिट जाए जहां से, नाम मेरा जगमगाए या मिट जाए जहां से, मादरे वतन की शान को सुहाना करूंगी। नाम मेरा जगमगाए या मिट जाए जहां से, मादरे वतन की शान को सुहाना करूंगी। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। सुविधा पंडित की लिखी कुछ रचनाएं उनकी ही आवाज में अभी आप सुन रहे थे। और इसी के साथ ही आज का हिंदी जगत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार। हिंदी जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद, बड़ोदरा केंद्र से किया गया। प्रस्तुति दीप शिखा दुर्गापाल की।